अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों आज चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 9 एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास और ये टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इस टॉपिक को बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करते हैं और इसके अलावा इसमें से हम लोग MCQs जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल बन सकते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग एनिहिलेशन ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करेंगे और बच्चों इसके बाद हम लोग इसमें इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से कुछ MCQs जो बन सकते हैं उनको देखेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर जो है ये बच्चों एक्चुअली कन्वर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गैमा रे फोटोन जो है वो बच्चों एक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सिंपली एक गैमा रे फोटोन जो है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करने पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन जाता है, राइट। अगर बच्चों इसका कन्वर्स प्रोसेस हम देखें तो उसमें ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होंगे और उसके बाद उसके नतीजे में दोनों के कंबाइन होने के नतीजे में गैमा रे फोटॉन्स में कन्वर्ट होंगे, राइट। अगर बच्चों इसको इस अंदाज में बात की जाए कि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कन्वर्ट होती है मैस में और एनिहिलेशन ऑफ मैटर में मैस कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो ये भी दुरुस्त होगा। इस अंदाज में भी आप इसको सोच और लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। हम अब इसमें बाकायदा मैं नोट्स की शक्ल में आपको जो है वो लिखवाता हूँ कि हमने इसको कैसे लिखना है और इसके कुछ की पॉइंट्स जिनको हम वाइट बोर्ड पे नोट करेंगे और लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी इस लेक्चर को, छोटे से लेक्चर को अपने नोट्स और टेक्स्ट बुक्स के ऊपर भी लिख सकते हैं या अलग से इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें बच्चों जो पहला जो पॉइंट है जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ मैटर इज a converse process of pair production। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर हम कंटिन्यू रखते हैं कि in this process an electron and a positron combine and annihilate and converts to एनर्जी, राइट। और एनर्जी क्या है जो एनर्जी है गैमा रे फोटॉन्स। इस तरह से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों आप याद रखेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर जो है दैट इज़ कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि पेयर प्रोडक्शन का ये उलट प्रोसेस है। और ये बच्चों ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, राइट, जैसा कि बच्चों लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिट्रॉन जिसका मैस एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जितना लेकिन उसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये जो कंबाइन होंगे और उसके बाद एनिहिलेट होंगे, राइट। एनिहिलेट का मतलब जो ये है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है जिसमें कि दोनों मैसेज हैं वो अपनी फॉर्म ख़त्म कर लेंगे और वो जो फॉर्म होगी उनकी मैस की वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों इसका कुछ मैस है, पॉजिट्रॉन का कुछ मैस है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ यूँ कंबाइन होंगे कि दोनों के मैसेज ख़त्म हो जाएंगे और मैस ख़त्म होकर डेफिनेटली फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। तो एनिहिलेट मीन्स कि दोनों के जो मैसेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। तो in this process an electron and a positron combine and annihilate and converts to energy and that form of energy will be gamma ray photon। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक लाइंस जो इसके बारे में आप लिख सकते हैं या फिर अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे। अगर बच्चों इसको इन वर्ड्स को अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म दें तो इस मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको बच्चों यूँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विच इज़ ई नेगेटिव
प्लस पॉजिट्रॉन विच इज़ ई पॉजिटिव, राइट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए और ये पॉजिट्रॉन के लिए, दोनों जो कंबाइन हुए और इस कंबाइन होने में जो है ये गैमा रे फोटोन में कन्वर्ट हुए और उसमें जो दो गैमा रे फोटोन जो है ये बनेंगे, राइट। तो ये हमारे पास दो गैमा रे फोटॉन्स इस प्रोसेस में बने। तो ये जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि ये जो मैटर है विच इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन, और इस तरफ जो अगर हम देखें तो दो गैमा रे फोटॉन जो है ये मुकम्मल तौर पे एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं जो कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर जो है वो कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। तो बच्चों इस प्रोसेस में इनिहिलेशन ऑफ मैटर में मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कंबाइन हुए, डिस्ट्रॉय हुए और वो कन्वर्ट हो गए एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी डेफिनेशन और इसकी जो इक्वेशन एक तरह से आप कह लें कि वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें हमने ये बात याद रखनी है कि जैसा कि पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हुआ था वैसा ही इस प्रोसेस में होगा कि जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो सारे ओबे होंगे। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान भी मैटर टू एनर्जी कन्वर्जन में जो कंजर्वेशन लॉज हैं जिसमें जो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये भी यहाँ पे ओबे करेगा। ठीक है, अब अगर बच्चों इसकी हम वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, राइट। तो इसके मुताबिक बच्चों हम बात करें, चलें इसमें पहले हम हेडिंग बना लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, बल्कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट हम बना सकते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर obeys लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें जो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये जब दोनों चार्ज पार्टिकल कंबाइन होंगे, एनिहिलेट होंगे, तो जो टोटल चार्ज होगा, राइट, टोटल चार्ज होगा बिफोर एनिहिलेशन और टोटल चार्ज जो होगा आफ्टर एनिहिलेशन दैट इज़ सेम। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज बिफोर एनिहिलेशन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, सम ऑफ टोटल चार्ज, मतलब टोटल चार्ज का मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज बिफोर एनिहिलेशन इक्वल्स टोटल चार्ज आफ्टर एनिहिलेशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो कंबाइंड मैस जो होगा, कंबाइंड चार्ज जो होगा दैट इज़ ज़ीरो। तो हम ये कहते हैं कि जो कंबाइंड चार्ज है बिफोर एनिहिलेशन दैट इज़ ज़ीरो, और बाद में जो दो गैमा रे फोटोन बने हैं तो टोटल जो चार्ज होगा गैमा रे फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज ऑफ गैमा रे फोटोन इज़ ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि टोटल चार्ज बिफोर एनिहिलेशन इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर एनिहिलेशन, राइट। जब ये दोनों एनिहिलेट हो जाएंगे तो उस वक्त भी इसका जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो होगा। तो इस तरह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो इस केस में ओबे करेगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इस पॉइंट को आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। तो नेक्स्ट बच्चों हम कहते हैं कि नंबर 2 इसकी अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसकी पूरी स्टेटमेंट ये होगी कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट होने से पहले उनकी जो टोटल एनर्जी है, एनिहिलेट होने के बाद उनकी फॉर्म चेंज होगी लेकिन उनकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। अब देखिए मुझे जैसा कि हमारे पास इस इक्वेशन में है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, और दोनों जो है वो एनिहिलेट हुए और उसके नतीजे में दो गैमा रे फोटोन जो है वो बने।
राइट। अब दो क्यों बने हैं इसकी भी हम बात करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे बच्चों अब हम देखते हैं कि जो रेस्ट मैस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, राइट, वो हम देखते हैं कि रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। लेट्स से इस तरह बच्चों सिमिलरली जो रेस्ट मैस एनर्जी है पॉजिट्रॉन की, उसको हम लिखते हैं रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन दैट इज आल्सो इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो बच्चों टोटल एनर्जी जो है दोनों की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, दैट इज इक्वल्स टू 2m नॉट सी स्क्वायर, राइट। इसको अगर हम ऐड करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल एनर्जी है दोनों की, दैट इज़ 2m नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने एक पॉइंट देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिट्रॉन है, अब दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, और चार्ज पार्टिकल के हवाले से बच्चों अगर हम कूलम्स लॉ को देखें तो अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है या जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो दो चार्जेस के दरमियान होती है, ये हम जानते हैं बच्चों कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, राइट। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़े हैं, और ये डिस्टेंस इतना है कि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे की तरफ नहीं मूव करेंगे। और डेफिनेटली अगर एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे तो फिर ये कंबाइन नहीं होंगे और एनिहिलेट नहीं करेंगे। तो अब अगर जो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन हों और एनिहिलेट हों तो फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि जिसमें उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप हो सके। लेट्स से बच्चों कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये एक दूसरे के इतना करीब हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है आर, दैट इज़ इनफ टू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन दैम, ठीक है। तो इतना कम डिस्टेंस है कि दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है या होगा। तो फिर बच्चों क्या होगा कि डेफिनेटली दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाएंगे, विच इज़ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस इज सेम। तो बच्चों इस फोर्स की वजह से जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी, इस फोर्स की वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव होना शुरू होंगे, या यूँ कह लें कि एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। और बच्चों जब ये दोनों मूव करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन में भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। और इस तरह बच्चों जो पॉजिट्रॉन है ये जब मूव करना शुरू करेगा तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब चूंकि बच्चों ये बहुत ज़्यादा फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे और ग्रेजुअली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा। अब ये भी हमें पता है बच्चों ये जो फोर्स का फॉर्मूला है विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स फोर्स, दैट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जितना बच्चों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा डेफिनेटली उतनी उनके दरमियान फोर्स बढ़ेगी, और जितनी इनके दरमियान फोर्स बढ़ेगी उतना ही इनकी वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है बच्चों कि इन दोनों की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इन दोनों की बच्चों जो एनर्जी है बिफोर एनिहिलेशन, उसमें बच्चों इनकी रेस्ट मैस एनर्जीज हैं विच इज़ 2m नॉट सी स्क्वायर। इसको बच्चों कहना चाहिए टोटल रेस्ट मैस एनर्जीज, राइट। इसको कहना चाहिए टोटल रेस्ट मैस एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज दिस। उसके बाद बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट, टोटल काइनेटिक एनर्जीज, टोटल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, वो बच्चों क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, राइट। तो इसका मतलब बच्चों इस पूरे रिएक्शन में ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसमें जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेट करेंगे, कंबाइंड होंगे, तो उसमें जो रेस्ट मैस एनर्जीज होंगी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की प्लस काइनेटिक एनर्जीज होंगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, राइट। अब जो ये जो
टोटल एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पे जो आप लोग देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें विच इज़ 2m0c², अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 टाइम्स 3 इंटू 10⁻8², तो जो कंबाइंड फॉर्म में ये एनर्जीज़ 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगी, राइट। अब यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, दोनों की जो कंबाइंड रेस्ट मैस एनर्जीज़ हैं दैट आर 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इसमें ऐड होगी काइनेटिक एनर्जीज़, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब ये जो एनर्जी जो ऐड होगी, ये काइनेटिक एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा होंगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट, ये दोनों वाली। अब जो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जीज हो गई रेस्ट मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। इसका मतलब है बच्चों कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट करेंगे तो एनिहिलेट करते हुए इनकी जो टोटल एनर्जीज़ हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट, मतलब 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होंगी। अब जो एक गैमा रे फोटोन यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि एक गैमा रे फोटोन जो है हमने पेयर प्रोडक्शन में देखा था कि उसकी एनर्जी 1.02 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो दो गैमा रे फोटोन बनेंगे और दोनों गैमा रे फोटोन की जो एनर्जीज़ हैं वो 1.02 ऑफ द ऑर्डर ऑफ यानी ऑलमोस्ट 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये जो गैमा रे है इसकी एनर्जी जो है ये भी ऑलमोस्ट जो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, राइट। अब दो गैमा रे बने हैं तो दोनों की 1.02 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब जो दोनों के पास 1.02 और 1.02 कैसे आ गई, वो इसी वजह से आई क्योंकि दोनों की जो रेस्ट मैस एनर्जीज़ हैं वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। लेकिन बच्चों उसमें जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज ऐड होंगी तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें आ जाएगी, जिसकी वजह से गैमा रे फोटोन की जो तादाद है वो 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी, राइट, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी और उस वजह से गैमा रे फोटोन की जो तादाद है वो 2 भी हुई, राइट। और इस पूरे प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है, मींस कि जितनी एनर्जी बिफोर एनिहिलेशन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की थी उतनी ही एनर्जी एनिहिलेशन के बाद गैमा रे फोटॉन्स की रही। गैमा रे फोटॉन्स की तादाद 2 हो गई, एक नहीं रही। और अगर एक गैमा रे फोटोन होता तो वो जो सरप्लस एनर्जी थी उसका भी कहीं यूज़ होना था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो भी कहीं यूज़ होनी थी। तो इससे ये प्रोसेस बना या ये रीज़न बनी कि यहाँ पर गैमा रे फोटोन की जो तादाद है वो 2 हो गई, राइट। और जो टोटल एनर्जी है वो बिफोर एनिहिलेशन और आफ्टर एनिहिलेशन कंजर्व रही, सेम रही। इसमें जो आपने ये पॉइंट याद रखना कि रेस्ट मैस एनर्जी दोनों की अभी भी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, लेकिन इसमें जो इनकी काइनेटिक एनर्जीज ऐड हुई हैं दोनों की, और वो काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो टोटल एनर्जी है इस तरफ वो 1.02 से ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से 2 गैमा रे फोटोन बने और उन दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। तो दैट विल ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें जो हमारे पास ये सिचुएशन है कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर, अब सबसे पहले हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर obeys law of conservation of momentum। ठीक है बच्चों, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ओबे करेगा। अब उसमें बच्चों ये है कि हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में 2 गैमा रे फोटॉन्स बनेंगे, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, चार्ज भी कंजर्व रहेगा। और अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इस केस में बच्चों ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन
और दूसरी तरफ से पॉजिट्रॉन आएंगे, राइट। तो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन केम फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब जो इसका जो टोटल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और एक टोटल मोमेंटम है पॉजिट्रॉन का, राइट, दोनों मोमेंटम्स जो हैं ये जो इन दोनों का जो सम होगा, यानी इस तरफ अगर हम कहें बिफोर एनिहिलेशन, यानी इसको हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, टोटल मोमेंटम कहना चाहिए, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन before annihilation is P of electron plus P of positron and that must be equals to 0। दोनों के मोमेंटम्स का सम 0 होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट से राइट जाएगा तो पॉजिट्रॉन राइट से लेफ्ट आएगा, तो दोनों के मोमेंटम्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से 0 होंगे। अब जो जब ये दोनों कंबाइन हुए, एनिहिलेट हुए, तो इसके एनिहिलेशन के नतीजे में जो दो जो है वो गैमा रे फोटॉन्स बने, जैसा कि हमने अभी देखा, दो गैमा रे फोटॉन्स बने, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो अब ये दोनों गैमा रे फोटॉन जो हैं बच्चों, ये दोनों गैमा रे फोटॉन जो हैं ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। तो ये गैमा रे और ये गैमा रे, तो दोनों की जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो उस केस में फिर दोनों गैमा रे फोटॉन्स का जो मोमेंटम होगा ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो हम ये कहेंगे कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू गैमा रे फोटॉन्स, टोटल मोमेंटम आफ्टर एनिहिलेशन मस्ट बी 0। इसको हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ गैमा रे फोटॉन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हैं ये दोनों चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर कंबाइन होंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों के मोमेंटम्स नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से उनको ऐड करके 0 हो गया। और उसके नतीजे में बच्चों जब दो गैमा रे फोटॉन्स बने, तो दो गैमा रे फोटॉन्स की वजह से दोनों गैमा रे फोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से दोनों का मोमेंटम ऐड होके 0 होगा। ये बच्चों ये भी एक रीज़न है कि क्यों दो गैमा रे फोटॉन्स बनेंगे, जबकि हमने देखा कि डायरेक्ट प्रोसेस जो है पेयर प्रोडक्शन, उसमें सिर्फ एक गैमा रे फोटॉन होता है जो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाता है। लेकिन जब ये जो कन्वर्स प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर दो गैमा रे फोटॉन बनाते हैं। उसकी एक वजह बच्चों बहुत ज़्यादा एनर्जी का होना, जैसा कि पिछले में हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। और दूसरी रीज़न बच्चों जो ज़्यादा उससे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि अगर एक गैमा रे फोटॉन बनता तो फिर बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी वायलेशन हो जाती, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे फुलफिल ना होता। तो ये भी एक रीज़न है कि दो गैमा रे फोटॉन जब बनते हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि दोनों का जो मोमेंटम है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो 0 होगा, और जो इनिशियल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का वो भी 0 है। सो द टोटल मोमेंटम बिफोर एनिहिलेशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एनिहिलेशन। तो ये बच्चों आपके पास टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ऑलराइट बच्चों, इन सारी बातों में आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें से आप लोग MCQs के आंसर दे सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। समरी में बच्चों ये है कि सच जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट में लिखा था कि सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है, ये कन्वर्स प्रोसेस है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों आप ये याद रखेंगे कि जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है इट ओबेज ऑल कंजर्वेशन लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इन तीनों की अलग अलग से एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दी। तो तीनों लॉज ओबे करते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर में। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा एक शॉर्ट टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और अगर आपको भी बच्चों कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई पॉइंट हो जो भी समझ नहीं आया, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।